यह जो आज का वीडियो है यह यूनिट 1 हिंदी मीडियम क्लास 12 यूनिट 1 हिंदी मीडियम क्लास 12 लेक्चर नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा। कूलाम के नियम में एक नया टर्म आया था विद्युतशीलता, जिसको हम लोग सूचित करते हैं एप्सिलॉन। जिसको किसे सूचित करते हैं? एप्सिलॉन। उसका हम लोगों ने एसआई मात्रक भी पढ़ा, विमीय सूत्र भी पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग विद्युतशीलता से रिलेटेड दो और टर्म हैं, उन दोनों टर्म को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, विद्युतशीलता से रिलेटेड, एप्सिलॉन से रिलेटेड दो बड़ा ही महत्वपूर्ण टर्म है। लेकिन उसके पहले हम लोग एक बात की चर्चा कर लें। आप लोग जरा सोचें, हर जगह आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम क्या है? हवा। हर जगह आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम क्या है? हवा। ठीक है, आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे। और पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का फैलाव है उसको हम लोग कह सकते हैं मुक्त आकाश, फ्री स्पेस, मुक्त आकाश। तो जब विद्युतशीलता का ताल्लुकात, विद्युतशीलता का मतलब माध्यम से है और हर जगह बड़े आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम हवा है, तो ऐसा किया गया कि माध्यम जो हवा है या मुक्त आकाश, उसकी विद्युतशीलता को नाम अलग दे दिया गया। ठीक है, और उसको नाम दिया गया निरपेक्ष विद्युतशीलता। उसको क्या नाम दिया गया? निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो हवा या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। और याद दिला दें आप लोग, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? विद्युतशीलता को किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन, ग्रीक अल्फाबेट है एप्सिलॉन। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता को दर्शाते हैं एप्सिलॉन नॉट। नीचे जो छोटा सा जीरो आप लोग देख रहे हैं उसको हम लोग उच्चारण करते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रायोगिक मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। ठीक है, अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 अगर ऐसा पता चले कि हवा या मुक्त आकाश में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, तो इनके बीच क्रियाशील बल, याद दिला दें पिछले क्लास में कूलाम के नियम के हिसाब से हम लोग यहां क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो विद्युतशीलता का जो पहला मामला आया, जैसा मैंने शुरू में बतलाया, विद्युतशीलता से रिलेटेड हम लोग दो टर्म को पढ़ेंगे। पहला टर्म है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। ठीक है, अब यहां पर एक और बात, जब यहां पर 4 अंक है, पाई का मान हम लोगों को पता है 3.14 या 22/7, और जब इसका मान हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग क्यों नहीं ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे कांस्टेंट का मान निकाल के जान लें। इस पूरे कांस्टेंट का हम लोग मान निकाल के रख लें। लेकिन अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा, क्यों मान निकालें? तो उसका क्या यूज होगा? उसका यूज और कहीं कुछ खास नहीं, सवाल बनाने में। जब कूलाम के नियम से रिलेटेड सवाल बनाए जाएंगे उस समय क्या होगा कि आप लोग जरा ध्यान देंगे। मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इधर नोट कर लेंगे, वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं कि एक सवाल पूछा गया, उसमें Q1 दे दिया गया, Q2 भी दे दिया गया, दूरी R भी दे दिया गया, और कहा गया कि दोनों बिंदु आवेश हवा में मौजूद है, बताओ कितना बल लगेगा? तो बल कितना लगेगा? इसके लिए हम लोगों के पास माध्यम हवा है, यही फॉर्मूला लगाएंगे एप्सिलॉन नॉट। अब जरा आप लोग सोच के देखें, बार बार हर सवाल में 1/4 पाई का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला रखेंगे।
Q1 Q2 R का मान रख के गुना भाग करेंगे, थोड़ी दिक्कत होगी। हम लोग क्यों नहीं इस पूरे का मान अगर निकाल के रख लें तो सीधा सवाल बनाने में इसका मान यहां पर रखेंगे, Q1 Q2 R का मान रखेंगे, गुणा भाग कर देंगे। तो ये सहूलियत के लिए, सवाल बनाने में सहूलियत हो इसके लिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान को निकाल लेते हैं, उससे सहूलियत होगी। फिलहाल अभी आप लोग खाली समझ के रखें, आगे मैं जब इसको यूज करूंगा तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों निकाला गया इसका मान। ठीक है, ये रफ पोर्शन को मैं मिटा रहा हूं। और दो बात जो कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, दो बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बात, जब भी मेरे क्लास के वीडियो को देखें तो एक बार स्टार्ट करें तो अंत तक एक लगातार क्रम में देखें, नहीं तो फिर वो बेकार हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी मेरे क्लास के वीडियो को देखें कॉपी और पेन चालू रहना चाहिए, और आप लोग एक बढ़िया कॉपी बना लेंगे और शुरू से यूनिट 1 पिछले क्लास से आप लोग नोट करते जाएंगे। आप लोगों को नोट करवाने के लिए ही मैं पहले से साफ साफ लिख करके रख देता हूं, और ऐसे भी मेरा साफ साफ लिखा हुआ होता ही है, आप लोगों को पता ही है। आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। इस उम्मीद पर मत रहेंगे कि इतने इतने चीज का आप लोगों को पीडीएफ डिलीवर होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं सारे चीजों को नोट कर देता हूं, आप लोग भी थोड़ा खटें, मेहनत करें, ठीक है। तो विद्युतशीलता से रिलेटेड अब दूसरा जो मामला है कि हम लोग इसके मामले को, इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। जैसा मैंने क्या बतलाया, सवाल बनाने में सहूलियत होगी, ठीक है। 1/4 पाई नियतांक यानी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का निर्धारण, मैथमेटिकल निर्धारण है, बहुत साधारण है। 1/4 पाई का मान 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान ये हो गया, ठीक है। आप लोगों को सबका गणित बढ़िया है। 10⁻⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, और ये जो पोर्शन दिख रहा है, इतने पोर्शन को आप लोग भी हल करके चेक कर लेंगे, ये आएगा इतना। इसमें और भी 2-3 अंक है, उसको मैंने हटा दिया क्योंकि दशमलव के बाद यहां पर 6 अंक हो गए, काफी। अब अगर इस दशमलव को हम लोग यहां 8 के बाद लाना चाहेंगे तो 3 अंक दाहिना ले जाना होगा। 3 अंक दाहिना ले जाना है तो 3 जीरो चाहिए। घबराने की बात नहीं, हम लोगों के पास बहुत सारा जीरो है। 3 जीरो इससे लेके हम लोग दशमलव को 8 के बाद ले आएंगे। ये 12 था, ये घट के कितना हो गया, 9। अब यहां पर आप लोग खुद डिसाइड करें कि ये जो है कूलम्ब के नियम के सवाल को बनाने में बार बार इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि कूलम्ब के नियम में ज्यादातर माध्यम हवा ही रहता है, ठीक है। तो जब बार बार इसकी आवश्यकता होगी तो फिलहाल हम लोगों को जो मिला है, क्या लगता है, ये लिखना आसान रहेगा या इसको राउंड ऑफ कर दे 9, क्योंकि 8 के बाद, पॉइंट के बाद 9 है, फिर 9 है और 6 है। तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि इसको राउंड ऑफ करके अगर 9 लिख दें तो सवाल बनाने में हम लोगों को आसानी होगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 9 × 10⁻9 SI पद्धति, ठीक है। तो अब से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट SI पद्धति में हम लोग इसका ये मान इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सापेक्षिक विद्युतशीलता के मामले को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को शुरू में बताया गया विद्युतशीलता से रिलेटेड 2 टर्म बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो हम लोगों ने पढ़ा निरपेक्ष विद्युतशीलता, और दूसरा आने वाला है सापेक्षिक विद्युतशीलता। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता में पहले हम लोग बात करते हैं सापेक्षिक। सापेक्षिक शब्द का मतलब होता है कंपैरिजन यानी तुलना, और कंपैरिजन यानी तुलना, इसका गणितीय अर्थ होता है अनुपात।
सापेक्षिक का मतलब होता है तुलना, कंपैरिजन, और तुलना यानी कंपैरिजन का गणितीय अर्थ होता है अनुपात। ठीक है, तो सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? बहुत आसान है। सॉरी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता, इस दोनों के अनुपात को कहते हैं उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। फिर से मैं रिपीट कर दूं, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निरपेक्ष विद्युतशीलता, इस दोनों के अनुपात को कहा जाता है उस माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता। और सापेक्षिक को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। इसलिए विद्युतशीलता है तो स्वाभाविक है किससे दर्शाएंगे? एप्सिलॉन, लेकिन रिलेटिव के कारण नीचे क्या लगा देंगे? आर। तो इसको एप्सिलॉन आर द्वारा निरूपित करते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया, जो परिभाषा कह रही है कि सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और अनुपात है, तो नीचे किसका अनुपात? निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे हैं यहां पर, हवा की सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होती है। इसको मैं समझा रहा हूं, रफ वर्क है। उम्मीद है इधर का आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इधर का मिटा रहा हूं। ये जो तीसरा पॉइंट है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि हवा की सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 कैसे होती है। तो एप्सिलॉन आर परिभाषा के मुताबिक माध्यम की विद्युतशीलता और नीचे क्या हो जाएगा? निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब अगर माध्यम अगर हवा हो तो हम लोग हवा की विद्युतशीलता को क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। और निरपेक्ष विद्युतशीलता को भी क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। सापेक्षिक विद्युतशीलता के पदों में कूलाम का नियम को हम लोग इन दो तरीके से लिख सकते हैं। सापेक्षिक विद्युतशीलता के पदों में कूलाम के नियम को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। लेकिन उसमें भी प्रश्न चिन्ह कैसे, उसको भी मैं यहां पर रफ में क्लियर कर रहा हूं। ध्यान देंगे, वो जो चौथा पद है, सापेक्षिक विद्युतशीलता के पदों में कूलाम के नियम को दो तरीके से लिखा गया है। कैसे? ध्यान देंगे, चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट कोना एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, कोना कोनी गुना कर दे। क्लियर है? अब हम लोगों के पास कूलाम के नियम का जनरल फॉर्मेट क्या है? यही ना जनरल फॉर्मेट कूलाम के नियम का। तो अब ध्यान देंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एप्सिलॉन की जगह क्या डाल देंगे?
एक तो ये रूप हो गया जो आप लोगों को यहां दिख रहा है। अब रहा सवाल कि वो दूसरा वाला कहां से आ गया, वो दूसरा वाला कहां से आ गया, उसको भी आप लोग देख लें यहां पर। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को थोड़ा दूर दूर कर दिए, ठीक है। अब इसका मान ये हो गया, तो इसको आप लोग समझ में आ ही गया होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया दूसरा रो, ठीक है। तो कूलाम के नियम को हम लोग तीन तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब मैं उन तीनों तरीकों को यहां पर लिखने जा रहा हूं। आप लोग वहां तक नोट करने के बाद, वहां तक नोट करने के बाद अब मैं जो लिख रहा हूं उसको वहां के बाद लिखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को नोट करना है, यहां के बाद नोट करना है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। कूलाम के नियम का विभिन्न रूप। कोई भी माध्यम हो, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हवा या मुक्त आकाश हो, एप्सिलॉन में नॉट लगा देना है, और सापेक्षिक विद्युतशीलता के पदों में ये कूलाम के नियम को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कूलाम के नियम को हम लोग तीन तरीके से लिख सकते हैं। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है, अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक, ठीक है। ये टॉपिक हम लोग थर्सडे यानी बृहस्पतिवार को हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बाद
कूलाम का नियम लास्ट हो जाएगा और कूलाम के नियम का उपयोग शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।